हम एस के सर आप सभी विद्यार्थियों को ये सक्सेस पॉइंट में अधिक से अधिक जो बीपीएससी के जितने भी हमारे छात्र, हमारे भाई बहन, हमारे मित्र जो तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में अपने भाई बहन और मित्रों को शेयर करेंगे, जिससे उसे बहुत ही लाभदायक होंगे। तो आज हम लोग इतिहास में जो आधुनिक भारत में जो पूछा जाता है, तो सामाजिक सुधार आंदोलन से जो क्वेश्चन आते हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हम इस वीडियो में आपको सामाजिक सुधार आंदोलन से संबंधित हर पॉइंट पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहेंगे। यूपीएससी का 3.0 की जो एग्जाम होने जा रही है मार्च में, उसके लिए हम लोग कड़ी से कड़ी मेहनत करेंगे आपके बीच में, और आप लोग भी अधिक से अधिक मेहनत करेंगे, जो आप सभी को सफलता मिलेंगे। चलिए हम लोग न देरी करते हुए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आज का सेशन है हम लोग का 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब धार्मिक सुधार आंदोलन हुआ था, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बिंदु को क्या रखी गई थी, जो हमारे सबसे महत्वपूर्ण बिंदु क्या था। तो 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत में हमें बहुत सारा चीज को देखने को मिला था। जैसे राजा राम मोहन राय ने इस बातों को बहुत ही महत्वपूर्ण बातों से अवगत करवाएं कि हमारे सामाजिक सुधार आंदोलन के लिए कई तरह के ऐसे मुद्दे की चर्चा किया गया। तो आज उसी मुद्दों के चर्चे में हम लोग इस पर अपनी योगदान, और इसमें आप सभी विद्यार्थियों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो रहेंगे। तो देखिए 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन नारी केंद्रित था। देखिए जब 19वीं शताब्दी में कहा गया कि भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन की शुरुआत 19वीं शताब्दी जब की गई थी, तो उसमें कहा कि नारियों को जो नारी केंद्रित था, वही 20वीं शताब्दी में का समाज सुधार आंदोलन जाति केंद्रित था। जब 19वीं शताब्दी में कहा गया, तो देखिए वहां पे एक पॉइंट आपको समझ में आना चाहिए, जो हमें जब ये पॉइंट कहा जाता है, जब वहां पे ये बात की चर्चा किया गया कि 19वीं शताब्दी में जो हमें चर्चा की गई, तो उस 19वीं शताब्दी में तो आपको देखिए 19वीं शताब्दी में कहा गया नारी केंद्रित, जबकि 20वीं शताब्दी में कहा गया 20वीं शताब्दी में जो वहां पे जाति केंद्रित की बात कहा गया। जब जाति केंद्रित का वहां पर जाति केंद्रित कहा गया, जाति केंद्रित, तो उन सभी बातों को ध्यान रखना है। जब हमारी ये आंदोलन चली थी, तो इसमें हमारे समाज के सुधार के लिए बात कही गई थी। इस आंदोलन की शुरुआत भारत में बंगाल प्रांत से भी मानी जाती है। बंगाल प्रांत से आंदोलन को शुरू करने का श्रेय राजा राम मोहन राय को जाता है। बंगाल प्रांत से शुरू होने का श्रेय किसको जाएंगे, तो राजा राम मोहन राय को जाता है। राजा राम मोहन राय को ये आंदोलन की शुरुआत करने का जो बंगाल से ये प्रारंभ करते हैं। तो वहां पर देखिए अब हम लोग राजा राम मोहन राय की बातों की चर्चा करेंगे, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को वहां पे चर्चा होती है। अब देखेंगे राजा राम मोहन राय ने इस बातों को क्या उल्लेख किया था। देखिए राजा राम मोहन राय जो अपनी बातों की प्रेरणा जो छोड़ दिया था, तो सबसे महत्वपूर्ण क्या दिया था। देखिए राजा राम मोहन राय का जन्म 1772 ईस्वी में, अगर पूछा जाए जन्म हुआ था, जन्म 1772 ईस्वी में राजा राम मोहन राय का जन्म कोलकाता के प्रेसिडेंस में हुआ था। राजा राम मोहन राय का जन्म पूछेंगे तो कलकत्ता के प्रेसिडेंस में हुआ था। इनका समकालीन मुगल बादशाह अकबर द्वितीय था, जिन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। राजा राम मोहन राय के द्वारा ही 19वीं शताब्दी में बंगाल के क्षेत्र से सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई, जिस कारण इन्हें सुधार आंदोलन का पिता भी कहा जाता है।
अगर पूछा जाए, राजा राम मोहन राय को सामाजिक सुधार आंदोलन का पिता भी कहा जाता है। सामाजिक सुधार आंदोलन का पिता कहा जाता है, नव भारत का तारा कहा जाता है और आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, इसे उपनाम से भी जाना जाता है। इस आधुनिक पुनर्जागरण का जनक अगर पूछा जाएगा तो आधुनिक पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है ना, पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है। इसे कहा जाए नव भारत या नव तारा के नाम से। तो हमारे जो आंदोलन के ये जो है सामाजिक सुधार आंदोलन का इसे पिता, नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का पिता के नाम से इसे जाना जाता है। अब देखिए, इसी में राजा राम मोहन राय को कई नाम से आपको जाना गया। जब राजा राम मोहन राय की जब उद्देश्य बनाई गई, तो जब इसकी जन्म आपको 1772 के कोलकाता के प्रेसिडेंस में होता है, तो उसी समय में जब राजा राम मोहन राय की सबसे पहले जो है अपने सामाजिक और जो सुधार आंदोलन का इसे पिता भी कहा जाता है, आधुनिक पुनर्जागरण का जनक भी कहा जाता है, नव भारत का तारा भी कहा जाता है और राजा राम मोहन राय की कई ऐसी उपाधि दी जाती है जो बाद में देखिए, जब इसे राजा राम मोहन राय एकेश्वरवाद यानी एक ईश्वर की पूजा का पर बल दिया करता था। एकेश्वरवाद विचारधारा के प्रचार प्रसार करने हेतु राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना किया। 1800 अगर उसी समय में जब उसने एकेश्वरवाद का, तो पूछा जाता है कि एकेश्वरवाद की स्थापना जो है वह किसने किया था? राजा राम मोहन। एकेश्वरवाद की जो देखिए ये मूर्ति पूजा की विरोध था, इसलिए किसी एक पर ही बल करता था आपको। ये जो है 1815 ईस्वी में उसने सबसे पहले जो आत्मीय सभा की भी स्थापना किया था। राजा राम मोहन राय मूर्ति पूजा का पूरा विरोध करता था। मूर्ति पूजा जो होते थे, जो हम लोग मूर्ति पूजा जो करते हैं, उनका ये विरोध करते थे आपको। राजा राम मोहन राय विरोध हुआ करता था। उन्होंने 1821 ईस्वी में सती प्रथा के विरोध करने हेतु उसे बंगाल भाषा में संवाद कवि नामक ग्रंथ की रचना किया। जब सती प्रथा की बात का विरोध करने के लिए उसने बंगाल में जब उसने बंगाल में एक संवाद कुमुदी नाम की ग्रंथ लिखा। जब इस विरोध करने लगा, जब उसने 1821 ईस्वी में जब ये 1821 में ये विरोध करने सती प्रथा बंगाल में लिखता है, जो बंगाल में लिखता है, बंगाल में बांग्ला भाषा में लिखता है, बांग्ला भाषा में संवाद कुमुदी नामक ग्रंथ की रचना किया। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो 1828 ईस्वी में अगर पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था, 1828 ईस्वी में किया था आपको। और इसीलिए स्थापना के बाद जब इसके माध्यम से सती प्रथा का विरोध भी यह करने लगा। सती प्रथा का विरोध, जब सती प्रथा की जो विरोध होने लगती है, तो कई बातों की ये चर्चा करते हैं। तो उसी पे उसने सबसे पहले कहता है, देखिए, इन्हीं के प्रयास से 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग था, भारत में सती प्रथा को समाप्त किया। भारत में सती प्रथा को जो समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो समाप्त किया। और राजा राम मोहन राय भारतीयों की शिक्षित करने हेतु 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया। कहा कि भारतीयों को शिक्षित किया जाए, उसके लिए 1817 ईस्वी में हिंदू कॉलेज और 1825 ईस्वी में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वो कई ऐसे बातों की चर्चा करने लगा। जब राजा राम मोहन राय अकबर द्वितीय के प्रतिनिधित्व करने के लिए इंग्लैंड गए, जहां 1833 ईस्वी में ब्रिस्टल नामक शहर में इनका निधन हो गया। जब वह इंग्लैंड जाते हैं 1833 ईस्वी में, तो उसमें ब्रिस्टल नामक शहर में इनका निधन हो गया। और राजा राम मोहन राय निधन के पश्चात ब्रह्म समाज का नेतृत्व देवेंद्र नाथ को दिया जाता है। देवेंद्रनाथ टैगोर को यह संभालता है। जब 1833 ईस्वी में जब इंग्लैंड में जब उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस समय में इनकी जो कार्यभार नेतृत्व जो करता है देवेंद्र नाथ टैगोर ने संभालता है। देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 ईस्वी में
तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करता है, तत्वबोधिनी सभा की। तो पूछता है 1839 ईस्वी में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने किया था? तो वहां पे याद रखना आपको, देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। इस प्रचार प्रसार हेतु उसने बोधिन नामक पत्रिका के भी संपादन किया। जब बोधिन नामक यह समझो एक पत्रिका के भी प्रकाशन देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। अब देखिए, इसी बातों की जब चर्चा करने लगा तो इसके बाद उसने कहा कि कई दिनों ब्रह्म समाज के 2 बार विभाजन हुआ। कहा कि इसका 2 बार विभाजन हुआ। अब कहा कि 2 बार जो विभाजन हुआ ब्रह्म समाज में, पहली बार विभाजन 1866 ईस्वी में हुआ और ब्रह्म समाज से अलग आदि ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, जिसके संस्थापक केशव चंद्र सेन को माना जाता है। जब इसे विभाजन हुआ तब उस समय में जब 1866 में जब ब्रह्म समाज की जब स्थापना की गई, दूसरी बार जो इसे विभाजन किया गया उसकी 1866 में जब इसके स्थापन करने वाला केशव चंद्र सेन को जाता है। ब्रह्म समाज में दूसरी बार विभाजन 1878 ईस्वी में हुआ और तत्पश्चात साधारण ब्राह्मण समाज अस्तित्व में आया। इसके संस्थापक आनंद मोहन बोस को माना जाता है। जब हमारा ब्रह्म समाज जब आपको इस संबंधित इस बातों की जब आ जाती है तो उस उद्देश्य की प्रेरणाओं के सोचने के लिए आनंद मोहन बोस को यह चीज माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने फारसी भाषा में मिराद उल अखबार एवं तोहफात उल मुहावदीन ग्रंथ की रचना करती है। वो किस भाषा में? तो मिराद ने सबसे पहले ये बात को कहा किस भाषा में? तो यह फारसी भाषा में चर्चा करता है। तो ये आपने पढ़े कि जो राजा राम मोहन राय ने कई बातों के उद्देश्य की चर्चा किया। तो जब आप इस बिंदु पर फोकस अधिक से अधिक करेंगे तो आपको लगे कि ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है हमारे एग्जाम की दृष्टि से। जो बीपीएससी जो थर्ड में होने जा रही है 3.0, उसके लिए सबसे बड़ा योगदान है। ये क्लास 6 to 8 के लिए भी आपको फायदा करेंगे, 9, 10th के लिए भी करेंगे, 11, 12th के लिए भी ये फायदा करेंगे। पूर्ण रूप से एनसीईआरटी हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब देखिए अगली पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। अब है नेक्स्ट पॉइंट, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के बारे में ध्यान दीजिए। देखिए इसकी स्थापना सोसाइटी की संस्थापक 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में मैडम ब्लास्टमिस्की और कर्नल अल्काट ने किया। इसका मुख्यालय पूछेंगे 1882 ईस्वी में मद्रास के अडियारा को बनाया गया। श्रीमती एनी बेसेंट 1889 ईस्वी में इंग्लैंड गई थी। तो ये पूछा जाए श्रीमती एनी बेसेंट जो है वह कांग्रेस की अध्यक्ष भी रह चुकी है और पूछा जाए कांग्रेस का अध्यक्ष भी है। इसकी स्थापना जो हुआ था इंडियन सोसाइटी का मैडम ब्लाटवस्की ने इस बात की चर्चा किया था और कर्नल ओलकाट ने किया था। और इसकी मुख्यालय अगर पूछा जाए 1882 ईस्वी में कहा थी तो मद्रास के अडियारा में बनाया गया था। और श्रीमती एनी बेसेंट 1839 ईस्वी में इंग्लैंड गई थी। इतना चीज याद रखना है। अब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी की सदस्य बनी, इसका पूछा जाए अगर सदस्य कौन बना तो पूछे इनकी जो सदस्य बनाई गई आपको श्रीमती एनी बेसेंट को बनाया गया। अगर सदस्य अगर पूछा जाए ये किसको बनाया गया तो पूछ दिया जाए तो ये एनी बेसेंट को बनाया गया। सदस्य पूछा जाए एनी बेसेंट को 1893 ईस्वी में भारत आई और उन्होंने ही भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी को लोकप्रिय बनाई। जब इस बात की लोकप्रिय बनाने लगी तो वो कई मुद्दों की चर्चा करने, जब इस बातों की एनी बेसेंट जब यह इंडिया 1893 में आती है तो श्रीमती एनी बेसेंट 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में करते हैं। यही कॉलेज 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो बीएचयू जिसको कहते हैं 1916 में, और जिसका संस्थापक मदन मोहन मालवीय, जिसको मरणोपरांत भी आपको भारत रत्न दिया गया था। हाल ही में दिनों में 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी, अगर पूछा जाए अटल बिहारी वाजपेयी और मरणोपरांत इसको और मदन मोहन मालवीय को भारत रत्न से पुरस्कारित किया गया था। ये दोनों को भारत रत्न से आपको पुरस्कारित किया गया, तो इस चीज को ध्यान रखना है।
अब देखिए श्रीमती एनी बेसेंट 1916 ईस्वी जब मद्रास में जब श्रीमती एनी बेसेंट ने इस बात की चर्चा किया तो होम रूल लिंग आंदोलन, तो 1916 में तिलक और एनी बेसेंट ने एक आंदोलन चलता होम रूल आंदोलन, 19 में तिलक और एनी बेसेंट ने इसकी चर्चा करती है। और 1916 ईस्वी में अगर कहा जाए तो मद्रास के क्षेत्र में श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल लिंग आंदोलन का संचालन की। यही आंदोलन एनी बेसेंट को काफी अधिक लोकप्रिय बनाया। एनी बेसेंट की लोकप्रियता को देखते ही कांग्रेस ने 1917 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है। अगर पूछा जाए कलकत्ता अधिवेशन जब होता है 1917 ईस्वी में, जब कलकत्ता अधिवेशन अगर आपको 1917 में होता है 1917 ईस्वी में, तो उसी समय में ये बात की वहां पे चर्चा हो जाती है कि एनी बेसेंट को सबसे महत्वपूर्ण ये जो है 1917 में कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट को नियुक्त किया गया। 1916 में कलकत्ता अधिवेशन में जब अध्यक्षता कौन करती है, एनी बेसेंट करता है आपको कलकत्ता से। अब 1917 में श्रीमती एनी बेसेंट कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली प्रथम महिला बनी। एनी बेसेंट जो उस समय में एनी बेसेंट जो था वो सबसे पहले कांग्रेस की प्रथम विदेश महिला को बनाई गई थी, वो कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये सभी था। तो आपको याद रखना है इंडियन सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर बेम्बियन रेजियो ने भी किया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी किया था और इसमें एनी बेसेंट ने जब इंडिया से इसके बहुत बड़ी योगदान भी रहा। और 1916 ईस्वी में इसने हुमल आंदोलन की गठन किया और 1917 ईस्वी में अपनी उद्देश्य के लिए अपने कलकत्ता अधिवेशन में अपनी अध्यक्षता भी की और कई बातों का ऐसे चर्चा भी इसके साथ हुआ। और कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष का जो विदेशी अध्यक्ष भी बनाई गई थी एनी बेसेंट को। अब चलिए आर्य समाज की बात है। देखिए आर्य समाज क्या है, दीजिए। देखिए आर्य समाज सबसे पहले पूछा जाए आर्य समाज क्या है। देखिए आर्य समाज जो है, आर्य समाज आया था कहां से, तो मैक्स मूलर। देखिए पूछा जाए पढ़िएगा, आर्य समाज से आने वाला पहला व्यक्ति थे मैक्स मूलर, मध्य एशिया से आने वाला मैक्स मूलर ने सबसे पहले जो आए थे। और आर्य समाज अगर पूछा जाए भाषा कौन सी थी तो संस्कृत भाषा का प्रयोग की जाती थी। अब देखिए आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई के बाद वर्ष 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय लाहौर में बनाई गई थी। पूछा जाए तो इसका मुख्यालय लाहौर में बनाई गई थी। और आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा होता है। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया जाता है और इनका जन्म 1824 ईस्वी में होता है। 1824 ईस्वी में जन्म होता है। 1824 ईस्वी में गुजरात में हुआ, जबकि निधन 1883 ईस्वी में राजस्थान के अजमेर में होता है। राजस्थान के अजमेर में। और इनके गुरु स्वामी बिरजानंद थे। इनका मूल नाम पूछेगा तो मूल शंकर, इसका मूल नाम पूछेंगे तो मूल शंकर था। अगर पूछा जाए इसका मूल नाम क्या था तो मूल शंकर के नाम से जाना जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदू धर्म और समाज सुधार करने का प्रयास किया, जिसके कारण इन्हें हिंदू का लूथर भी कहा जाता था। इनके द्वारा शुद्ध आंदोलन और गो रक्षा आंदोलन चला गया। दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक की रचना किया। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की रचना भी आपको दयानंद सरस्वती ने किया था। इन्होंने वेदों की ओर लौटो और भारतीयों को लिए नारा दिया था। पूछे वेदों की ओर लौटे और भारतीय का नारा किसने दिया था, तो ये पूछे स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखना है ये स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। याद रखना एक एक पॉइंट को, वेदों की ओर लौटो और वेदों की ओर लौटे भारतीयों की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने चर्चा किया था। अब देखिए यहां पे ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती प्रथम समाज सुधारक थे जिन्होंने शूद्रक एवं स्त्री को वेद पढ़ने और शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति दी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ही पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा के रूप में भी स्वीकार किया गया। दयानंद सरस्वती का सहयोगी लाल हंसराज ने 1886 ईस्वी में लाहौर में दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना किया। कालांतर में दयानंद सरस्वती के ही सहयोगी स्वामी सरदानंद ने हरिद्वार में 1920 ईस्वी में गुरुकुल कांगरी
विद्यालय का निर्माण किया। पिछली बार पूछा था, सबसे पहले स्वामी सदानंद के बारे में क्वेश्चन आया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है 1.0 में, आपको क्वेश्चन आ चुका है शिक्षक वाला एग्जाम में, शिक्षक भर्ती 2023 में आपको क्वेश्चन आ गया है। अब हम लोग चलेंगे स्वामी विवेकानंद। देखिए, स्वामी विवेकानंद का गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इस बातों की चर्चा आप लोग के पास। इसके जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाई जाती है। और देखिए, चलिए इन बातों को ध्यान रखेंगे। अब देखिए, इस बातों को ध्यान रखते हुए हम लोग इसका निर्णय लेंगे। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ। इसी के जन्म दिवस पर ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाई जाती है। कलकत्ता प्रेसिडेंस में हुआ था। इनके जन्म दिवस पर 12 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाई जाती है, के रूप में मनाया जाता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ थे, नरेंद्र नाथ दत्त था। इनके पिता विश्वनाथ दत्त था, जबकि माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। भुवनेश्वरी देवी माता का नाम पूछेंगे, भुवनेश्वरी देवी। पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, जबकि बचपन का नाम पूछेंगे नरेंद्र नाथ दत्त थे। इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। इनके गुरु अगर पूछेंगे कौन थे, रामकृष्ण परमहंस थे, जिन्हें गद्दाधर चट्टोपाध्याय के नाम से भी जाना जाता था। शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अगर पूछा जाए, शारदामणि रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। अब देखिए, जब स्वामी विवेकानंद ने जब आपको सबसे पहले जो है धर्म सम्मेलन के लिए अमेरिका जाते हैं, धर्म सम्मेलन के अमेरिका जब जाते हैं शिकागो 1893 ईस्वी में, तो उसी बातों को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए, जब इस बातों को आप प्रेरित करेंगे तो 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो शहर में प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। जब अमेरिका में जब इस बातों की चर्चा होने लगी तो वहां पे स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हमें 2 शब्द बोलने का मौका दिया जाए। जब उसे 2 शब्द शिकागो में जब 1893 जब धर्म सम्मेलन जो हो रही थी, उसमें 2 शब्द बोलने के लिए कहा गया। इसे जब 2 शब्द की अगर जब मौका दिया गया तो उसी 2 शब्द से पूरे वहां के शिकागो और वहां के जो अमेरिका वासियों ने सोचा कि यहाँ पे पता नहीं 2 मिनट की वजह से 2 घंटे कितने समय तक दिए वो भी आपको पता नहीं। ये ऐसे आपको दिए कि वहां के आदमियों को अपनी वाणी के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। उसके पास ऐसा अपनी गॉड गिफ्टेड था। ये समझिए कि अब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में इसके जन्म जो होता है, जन्म राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। तो इसका जो विश्व में धर्म सम्मेलन किया था 1893 ईस्वी में अमेरिका के शिकागो में प्रथम धर्म सम्मेलन हुआ था, उसमें यह भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व स्वामी विवेकानंद ने किया था। भारत की तरफ से वहां स्वामी विवेकानंद ने वहां प्रतिनिधित्व किया। इसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए नरेंद्र नाथ दत्त जब अमेरिका जाने वाले थे तो उनका नाम बदलकर महाराज खेतरी रख दिया गया। जब अमेरिका जाने वाले थे तो उसका नाम रख दिया गया महाराज खेतरी। जब स्वामी विवेकानंद ने जब आपको अमेरिका जाने वाले थे तो उसमें नाम बदल के रख दिया महाराजा खेतरी, और राजस्थान ने स्वामी विवेकानंद रखा था। इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व के सभी धर्मों में एकता स्थापित करने का श्रेय दिया गया। जब इस बात की चर्चा हुई तो इस सम्मेलन को संबोधित करते हुए विवेकानंद ने कहा कि यदि पश्चिम के भौतिकवाद और पूर्व के अध्यात्मवाद को मिला दिया जाए तो यह मानव जाति के कल्याण का सर्वोत्तम मार्ग होगा। देखिए, यह बात कहा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहां पे कही गई कि अगर पश्चिमी के भौतिकवाद को पूर्व के अध्यात्मवाद को अगर मिला दिया जाता है तो हमारे मानव जाति का कल्याण होने लगेगी। जब इतनी बातों की जब चर्चा होने लगी तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे कही है, जो अगर ये हमें अगर मिल जाती तो हमारे मानव जाति का कल्याण हो जाएंगे। इस बातों को विवेकानंद ने जिक्र किया था वहां पे। अब देखिए, 1893 ईस्वी में जब शिकागो सम्मेलन के पश्चात स्वामी विवेकानंद काफी लोकप्रिय हुए और तत्पश्चात उन्होंने अपनी विचारधारा को भी पराजित किया।
और कहा कि प्रसारित करने के समय 1896 ईस्वी में जब कलकत्ता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, कलकत्ता में अपने गुरु के नाम रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में दिनों में इसकी जो शाखाएं अन्य शहरों में भी, विदेश में कई शहरों में जो खुलने लगी। आपको जब इस बातों की चर्चा होने लगी तो कई तरह के अपने उद्देश्य और परंपराओं को जब 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कलकत्ता के बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद का निधन हो गया। तो बेलूर मठ का भी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने ही किया था और इनकी एक मूर्ति तमिलनाडु राज्य में है जिसे विवेकानंद रॉक कहा जाता है। तमिलनाडु में जो एक है विवेकानंद रॉक वो कहाँ स्थित है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। विवेकानंद रॉक अगर पूछा जाए वह कहाँ स्थित है तो तमिलनाडु में स्थित है। आपको तो हमने पढ़े स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन के बारे में। चलिए अगली पॉइंट है आपको विवेकानंद के प्रमुख कथन क्या क्या था। देखिए आपको कथन सब ऐसे पूछ देगा। आज हिंदू धर्म मत छुआवाद बन गया है, ये बात की चर्चा किया। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है, इस बात की भी चर्चा किया था। विवेकानंद ने कहा है कि जब तक करोड़ों व्यक्ति भूखे और अज्ञानी है तब तक मैं उस प्रत्येक व्यक्तियों को देशद्रोही मानता हूं जो उन्हीं के खर्चों पर शिक्षा ग्रहण करता है परंतु उनकी परवाह बिल्कुल नहीं करता है, उसे देशद्रोही मानता हूं। वह किसने कहा था? तो स्वयं विवेकानंद ने ये बात की जिक्र किया था। देखिए अगली पॉइंट कहता है, उसने कहा कि विवेकानंद का मानना था कि धर्म न पुस्तकों में है, न बौद्धिक विकास में, न सिद्धांतों में, न तर्क में, बल्कि धर्म आत्मज्ञान में है। देखिए अगर ये सही बात कहें कि अगर कोई किताब में या कोई धर्म में नहीं लिखा हो, अगर आपकी आत्मज्ञान है वही सबसे बड़ा आपकी ताकत है, वही सबसे बड़ा बल है, वह सबसे महत्वपूर्ण। कोई बौद्धिक विकास नहीं, न कोई सिद्धांत है, न कोई तर्क है, बल्कि यह धर्म ही आपकी आत्मज्ञान है। ये आत्मरक्षा ही ये सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा ज्ञान योग, कर्म योग, राज्य योग, जो प्रबुद्ध भारत, वर्तमान भारत, वेदांत, फिलॉसफी इत्यादि ग्रंथों की रचना किसने किया था? ये सभी आपको किया था स्वामी विवेकानंद ने किया था। इस बातों की आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है इसका। चलिए अगली पॉइंट है, देखिए अगला पॉइंट है आपको प्रार्थना समाज। अब देखिए प्रार्थना समाज की चर्चा करेंगे हम लोग। अब देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, ध्यान देंगे। प्रार्थना समाज अगर पूछा जाए तो प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में आपको हुआ था केशव चंद्र सेन के द्वारा। प्रेरणा से आत्मरंग पांडुरंग के द्वारा किया गया। महाराष्ट्र के क्षेत्र में प्रार्थना समाज को लोकप्रिय बनाने का श्रेय महादेव गोविंद रानाडे को दिया जाता है। इन्हें तीक्ष्ण बुद्धि के कारण महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा जाता था। महाराष्ट्र तीक्ष्ण बुद्धि के कारण ही महाराष्ट्र का सुकरात भी कहा। इन्होंने पूना में 1867 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किया। रानाडे ने इसी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी महाराष्ट्र विधवा पुनर्विवाह सभा की स्थापना किया। जब विधवा पुनर्विवाह पढ़िएगा 1856 ईस्वी में ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने किया था। जब इनके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने जब इस बात 1905 ईस्वी में इंडिया सर्वेंट सोसाइटी ऑफ नामक संगठन की स्थापना किया। जब देखिए जो गोपाल कृष्ण गोखले ने जब इस बात की चर्चा किया 1905 में, जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ बंगाल, सर्वेंट ऑफ सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना आपको किया था। और पंडित रमाबाई, देखिए यहां पर समझेंगे, पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज के बारे में चर्चा की है। पंडित रमाबाई ने आर्य महिला समाज और शारदा सदन नामक संगठन की स्थापना किया। किसने? पंडित रमाबाई ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन पूछेंगे तो इस आंदोलन की शुरुआत 1826 ईस्वी में डेमियन डेरेजियो के द्वारा किया गया और क्या यह बंगाली थी। इनके ऊपर फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुआ था सबसे ज्यादा जो प्रभावित किया गया था। आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि भी कहा जाता था आपको।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने बेबियन डेरोजियो को हमारी सभ्यता का पिता और हमारी सभ्यता का अग्रदूत कहकर पुकारा है। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य उद्देश्य हमें दिया गया। देखिए जो मुख्य उद्देश्य दिया गया उसमें कौन कौन दिया था, ध्यान दीजिए। प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में बताई गई, जो प्रेस की स्वतंत्रता है उसके बारे में बताई गई। जमींदारों से किसानों की रक्षा की गई। उच्च पदों पर भारतीयों को शामिल किया जाना चाहिए। ये सभी बातों की चर्चा कौन किया गया, आपको यह सभी आपको इस बातों की चर्चा करने के बाद हमारी एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाती है। तो यह आगे की पॉइंट अब चलें। अब देखिए जैसे इसमें दलित समाज सुधार, ध्यान दीजिएगा, जो दलित समाज सुधार की बात कहा गया कि दलित समाज के लिए क्या क्या बात आती है। अब देखिए दलित समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान दीजिए। दलित समाज के बारे में देखिए उसमें कहा दलित समाज सुधार आंदोलन में इसमें ज्योतिबा फुले ने इस समाज पे बहुत ही चर्चा की आपको, जो उसमें निम्न कैटेगरी के लोगों को, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे संविधान जो लिखे थे उसको जो निम्न स्तर से लोग देखा जाता था, लेकिन आज जिनके पास अगर शिक्षा का बल है वो सबसे उच्च है। इसीलिए आप जिनके पास अगर शिक्षा का ज्ञान है, अगर आप एक दूसरे से ज्ञान को अवलोकन कर रहे हैं तो उनसे बड़ी ताकत और किसी के पास नहीं है। तो इसीलिए किसी को कमजोर कोई मत समझिए, क्योंकि अपने आप में जब उनके पास शिक्षा अगर अध्ययन करेंगे जो है वो ताकत उसके पास में पहुंचेंगे। तो इसीलिए शिक्षा बहुत ही मजबूत चीज होते हैं। अब देखिए ज्योतिबा फुले दलित समाज में समाज सुधार आंदोलन का चलाने हेतु 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फुले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना किया। ये किसके लिए, जो दलित समाज को सुधारने के लिए ज्योतिबा फुले ने जो अपने समाज सुधारने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना करती है। और कहता है उन्होंने दलित जाति के उन्होंने लोगों को पाखंडी ब्राह्मणों से बचने की सलाह दिया गया। उन्होंने नारी शिक्षा को प्रोत्साहित करने हेतु सर्वप्रथम 1851 ईस्वी में बालिका विद्यालय की स्थापना करवाया। ज्योतिबा फुले अपनी विचारधाराओं को जो प्राचीर और प्रसारित करने हेतु गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना किया। बहुत ही बड़ी बात कही गई, क्योंकि जो हमारे समाज में जो कुछ उच्च कैटेगरी के जो लोग होते हैं तो वो निम्न कैटेगरी को आपको निम्न स्तर से देखने का कोशिश करते हैं। तो हमें अगर आप पढ़िए लिखिए और अपने बच्चों को इतना पढ़ाइए कि कम से कम एक अच्छा हासिल कर ले, अपनी पद को हासिल कर ले। जो अगर आपके पास कुछ नहीं है, अगर शिक्षा है तो उनसे बड़ा धन आपके पास में कुछ नहीं, उनसे बड़ी धन और कुछ नहीं है। अगर आप शिक्षा आज के दिन में सबसे बड़ी ताकत होती है। जिनके पास शिक्षा है वो कभी भूखे नहीं मर सकता है। इसीलिए हर बच्चों को पढ़ाइए, उनको आगे बढ़ाइए। आप खाइए न, लेकिन शिक्षा को हासिल करने के लिए आपके जुनून होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए। आज जिनके पास शिक्षा है, देखिए कहां से आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो उनके पास आज छोटे से निम्न से वहां से आज पूरे संविधान को लिख दिया है। तो ये हमारे देश का एक कर्तव्य मूल्यवान है और ये हमारी धार्मिक प्रवृत्ति और हमारे समाज और कल्याण का एक उद्देश्य बनाती है। तो सभी विद्यार्थी आप शिक्षा में जितना अध्ययन करेंगे आपकी वही ताकत है। तो ताकत को आजमाइए, शिक्षा को आगे बढ़ाइए। तो यही बात है, तो यहां पर ध्यान रखेंगे। तो गुलामगिरी नामक ग्रंथ की रचना आपको किया था। तो ये आपने समझे, ज्योतिबा फुले ने सबसे पहले आपको सत्य शोधक समाज यानी दलित समाजों को सुधारने के लिए सत्य शोधक समाज की स्थापना आपको करता है, ज्योतिबा फुले करता है आपको। अब देखिए अगला हेडिंग है आत्मसम्मान आंदोलन। देखिए आत्मसम्मान आंदोलन की बात कहा गया। आत्मसम्मान आंदोलन के बाद ध्यान रखेंगे, इसमें आत्मसम्मान आंदोलन के इस आंदोलन को चलाने का श्रेय श्री रामास्वामी नयनकर और पेरियार को जाता है। इन्होंने रामायण की रचना तमिल भाषा में किया था। अगर पूछ दिया जाए रामायण की रचना तमिल भाषा में की थी, जिसे सच्ची रामायण कहा जाता है। इस आंदोलन के माध्यम से निम्न जाति के लोग को पाखंडी ब्राह्मणों से बचकर रहने को कहा गया। ये बात भी कौन कहा था, आत्मसम्मान आंदोलन में कहा कि वो सबसे पहले जो है वो तमिल भाषा में भी आपको रामायण को लिख दिया था। अगला है बैकोम सत्याग्रह। देखिए बैकोम सत्याग्रह क्या है, ध्यान देंगे सभी को। बैकोम सत्याग्रह को ध्यान दीजिए। बैकोम सत्याग्रह दलित जाति के लोगों को मंदिर में प्रवेश दिलाने हेतु 1920 ईस्वी में 20 ईस्वी के दशक में गांधी के सत्याग्रह पर आधारित बैकोम सत्याग्रह का आयोजन
किया गया। देखिए, मंदिर में प्रवेश करने के लिए जो गांधी जी का जो सत्याग्रह था, उस पर ही बैकुंठ सत्याग्रह का आयोजन किया गया। इस सत्याग्रह का आयोजन श्री नारायण गुरु के द्वारा किया गया। मार्च 1925 ईस्वी में गांधी के मध्यस्थ में जो त्रावणकोर की महारानी से मंदिर में प्रवेश के बारे में आंदोलनकारियों से समझौता भी हुआ, जब कहा इसे निम्न जातियों को लोगों को मंदिर जाने से कहा इनकार करने लगा। इनके लिए वहां जो है सबसे पहले त्रावणकोर की महारानी से भी वो मंदिर के प्रवेश करने से भी इसके आंदोलनकारियों का समझौता भी किया गया। तो बैकुंठ सत्याग्रह पूछेंगे किस पर आधारित है, तो महात्मा गांधी के जो सत्याग्रह था उसी पर आपको आधारित था। यह 1920 ईस्वी में, और यह शुरू किसने किया था, तो श्री नारायण गुरु के द्वारा यह किया गया था। अब देखिए, हमारा है मुस्लिम धर्म सुधार आंदोलन। अब देखिए, उसमें दलित वर्ग के पर है। अब मुस्लिम समाज सुधार आंदोलन के बारे में हमें किस किस बातों का उल्लेख किया जाता है उसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के जो समाज सुधार आंदोलन के लिए हमें एक आंदोलन चलाई गई, तो मुस्लिम सुधार आंदोलन। देखिए, इसका पहला था अलीगढ़ आंदोलन, याद रखेंगे अलीगढ़ आंदोलन। इस आंदोलन का नेतृत्व सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत आपको सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया, और अंग्रेजों से अंग्रेजी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग के पक्ष में चलने वाला सबसे असरदार आंदोलन था। यह कहा जो ब्रिटिश सरकार के साथ जो चलने वाला ये सबसे असरदार आंदोलन था। कौन थे, यंग पूछ देगा, अलीगढ़ आंदोलन, जो इसका संस्थापक सर सैयद अहमद खान था आपको। अब देखिए, चलाने के बाद जब असर होने लगता है तो सर सैयद अहमद खान ने जो 1864 ईस्वी में जो साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किया, और बाद के वर्षों में जाकर सर सैयद अहमद खां के ने 1875 ईस्वी में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। जब इस कॉलेज की स्थापना करता है, फिर 1920 ईस्वी में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना करता है। तो वहां पे पूछते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, 1920 ईस्वी में किया था आपको। कई शब्द की चर्चा करते हैं। जब इसने इस बातों की चर्चा किया तो सर सैयद अहमद खान ने इस बातों को से कहते हैं कि सर सैयद अहमद खान की यह कहना था कि हमारी जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के लिए जो तहजीब उल अखलाक और सभ्यता और नैतिकता नामक ग्रंथ की रचना की। साथ ही साथ इन्होंने कुरान के रूप पर टीका लिखा, और उसने टिप्पणी कई बात की चर्चा कि हिंदू और मुसलमानों को हिंदुस्तान की दो आंखें कहकर पुकारा करता था। उन्होंने कांग्रेस की स्थापना का विरोधी किया। कांग्रेस के विपक्ष में यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना किया। कई ऐसे जो वहां पे उद्देश्य बनाया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में सर सैयद अहमद खान इस बातों की जिक्र करती है, और अब कई बातों की ऐसा चर्चा करता है। देखिए, इसके बाद है अहमदिया आंदोलन। याद रखेंगे अहमदिया आंदोलन में इसका चर्चा क्या था, ध्यान दीजिएगा। जो अहमदिया आंदोलन चलाई गई थी तो इसमें कई उद्देश्य बनाया गया कि हमारा उद्देश्य क्या। अहमदिया आंदोलन की चर्चा हुआ तो हमें कई उद्देश्य की संगठन बताई गई कि हमें क्या क्या उद्देश्य बताई गई। इस आंदोलन का नेतृत्व मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। पूछेगा अहमदिया आंदोलन का जो नेतृत्व करने वाला कौन थे, मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा किया गया। यह खुद को जो हजरत मोहम्मद के बाद दूसरा पैगंबर और कृष्ण का अवतार बताया। उन्होंने बहरीन अहमदिया नामक ग्रंथ की रचना किया। बहरीन अहमदिया नामक ग्रंथ की भी रचना करता है। तो ये सब आपको जो धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित है, इनसे आपको जो मुस्लिम सुधार आंदोलन है इनसे क्वेश्चन भी आते रहता है आपको। देखिए, बहादी आंदोलन क्या होता है, इस आंदोलन का नेतृत्व करता, अगर पूछे इस आंदोलन का नेतृत्व करते अगर कौन थे, तो याद रखना आपको आंदोलन का नेतृत्व करता सैयद अहमद राय जो बरेलवी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया था आपको। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग ध्यान देंगे देवबंद आंदोलन। देखिए, देवबंद आंदोलन क्या था, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, देवबंद आंदोलन इस अलीगढ़ आंदोलन के विपरीत विचारधारा वाला आंदोलन था। इस आंदोलन का नेतृत्व
मोहम्मद कासिम जो नैना तवी तथा सैयद अहमद गंगोही को माना जाता है। तो ये था आपको देवबंद आंदोलन। अब देखिए पारसी धर्म सुधार आंदोलन। पारसी धर्म सुधार आंदोलन, इस धर्म में सुधार लाने हेतु 1851 ईस्वी में जो रहनु माई माजम दायन ने इस बात की चर्चा किया और सभा में स्थापना की। दादा भाई नौरोजी ने, आर के कामा, SS बंगाल इत्यादि ने मिलकर के अपने इस आंदोलन में अपने कई विचारधारा को ये पारसी धर्म की चर्चा किया। गुप्तर नामक पुस्तक की भी रचना की। गुप्तर नामक जो पुस्तक की भी रचना किया था। अब देखिए आपने सभी विद्यार्थियों ने इस बातों को समझ गए कि हमने पारसी धर्म की चर्चा किया। अब देखिए हमें यहाँ पे जो सटीक पॉइंट आते हैं उन चीज को ध्यान रखेंगे। अब देखिए जो हम लोग बार बार इस चीज को ध्यान आपको देना है कि हमें कौन कौन से बिंदु पर। तो देखिए अभी हमारा बीपीएससी की बैच चलती है आपको 3.0 का, यानी थर्ड बीपीएससी थर्ड का आपको पेपर होने जा रही है। तो जो विद्यार्थी अभी तक आपको क्लास नहीं अटेंड किए तो 10:30 बजे से 3 बजे तक आपको क्लास चलती है। तो जो विद्यार्थी अभी तक इस टेस्ट में अभी तक भाग नहीं, आपको ये क्लास में अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो अब ज्वाइन कर लेंगे। ये आपको जितने भी वीडियो में आपको जितनी चीज बताई गई है, जो ये हमारे इतिहास का आधुनिक भारत में जो सामाजिक जो 19वीं सुधार जो सामाजिक आर्थिक सुधार आंदोलन के बारे में चर्चा की गई है। तो जब आपने इस बातों की चर्चा करेंगे तो कई आपको उद्देश्य बन जाए कि हमारी प्रेरणा का स्रोत क्या बिंदु बनती है। जब इस बातों को जिक्र करते हैं तो कई ऐसे उद्देश्य बनना चाहिए जो हमारी उद्देश्य की प्रेरणा का एक स्रोत बनती है। जब आप उस बातों की चर्चा करेंगे तो कई उद्देश्य बनता है जो हम अपने उद्देश्य के जिक्र के साथ में वो अपने, तो ये आपको याद रखना है कि जब हम लोग कोई बात की चर्चा करते हैं तो वहां पे सबसे सटीक बात को ध्यान रखना है। तो देखिए सभी विद्यार्थियों कहेंगे कि जो बीपीएससी की जो बैच स्टार्ट है तो सभी कोई अपना क्लास ज्वाइन कर लेंगे। जो बीपीएससी में टाइम कम है, आपको फरवरी में विज्ञापन आ जाएंगे और मार्च में एग्जाम हो जाएगा। आपको मार्च में एग्जाम हो जाएंगे। आप सभी विद्यार्थियों कहेंगे, सभी हमारे भाई बहन मित्रगण जो भी हैं, आप कहीं भी हैं तो आप सेल्फ स्टडी ज्यादा करें। आप कम से कम एक जो सेट प्रैक्टिस जरूर करें। सेट प्रैक्टिस करेंगे, सेट लगाएंगे जरूर। कम से कम 100 क्वेश्चन आपको जीएस का आप लगाइए, कम से कम 20 क्वेश्चन आप मैथ का लगाइए, 20 क्वेश्चन आप रीजनिंग का लगाइए, 20 क्वेश्चन आप रीजनिंग का लगाइए और 10 क्वेश्चन करंट का लगाइए। आप देखिए इन सभी तमाम चीजों को आप रिवीजन करते रहें। कम से कम आप 6 घंटा 7 घंटा आप सेल्फ स्टडी करें। मेहनत अधिक से अधिक करना है जिससे आपकी तैयारी बेहतर बनाई जाएगी। अधिक से अधिक आप तैयारी करेंगे तो उसमें आपको बेहतर बनाई जाएगी। उनके लिए आपको योगदान भी रहेंगे। जैसे आप तैयारी करना चाहेंगे आप वैसे तैयारी कर सकते हैं। आप निरंतर प्रयास करिए, आपकी तैयारी निश्चित ही अच्छा होगा। आप सभी विद्यार्थियों का रिजल्ट बेहतर आना चाहिए। जो देखिए जितने भी हमारे छात्रगण हैं तो अभी तक जो क्लास अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आज आकर क्लास ज्वाइन कर लें। बहुत ही कम समय बचा हुआ, इस कम समय में आपको टेस्ट सीरीज भी रेगुलर टेस्ट है। कल से आपको 2 बजे से 3 बजे तक प्रत्येक दिन आपको टेस्ट ली जाएगी। प्रत्येक रेगुलर टेस्ट है। तो सही विद्यार्थी कहीं भी अगर भटक रहे हैं तो एक बार आप सक्सेस पॉइंट पाकर देखिए आपको पढ़ने का स्टाइल और जो कैसा है, किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पे रटाया नहीं जाता है। आपको कोचिंग का मतलब कि आपको समझाया जाता है। पढ़ना तो किताब लेके भी घर में पढ़ लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट यानी आपको समझाया जाता है कि क्वेश्चन कैसे आती है, क्वेश्चन कैसे कैसे पूछा जाता है। आपको एग्जाम के पैटर्न पर आपको पूरे प्रश्न आपको दी जाती है। जिस प्रकार से क्वेश्चन अभी पूछा गया उसी प्रकार से हर पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्वेश्चन आपको पढ़ाई जाती है। जहां जहां से पेपर में आई है वही आपको क्वेश्चन मुद्दा की जाती है। देखिए इतनी बड़ी सिलेबस है, आपको इतना कम समय, तो इतना सिलेबस को कवर करना थोड़ा कठिन है, लेकिन इतना तक जरूर करना है कि जहां से हमें पेपर में पूछी जाती है उसको कवर करना अत्यंत आवश्यक है। तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों में शेयर करेंगे और अपने भाई बहन मित्रों के पास में
तो हम लोग कल से स्टार्टिंग करेंगे आपको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आंदोलन, जो हमारे जो कल से जो हमारा जो चलेंगे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जिसको कहते हैं हम लोग, ये आपकी सिलेबस में भी है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। जब आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जब पढ़िएगा तो वहां पे आपको इस चीज को ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो होता है, राष्ट्रीय आंदोलन देखिए, ये जो आपको पढ़ना है 1885 से लेकर के और 1947 तक, ये आपको पढ़ना है। तो ये चीज आपको पढ़ना है। तो वहां पे देखिए हम लोग पढ़ेंगे 1885 से ये जो है हमारे 1 to 5 के सिलेबस में है, ये आपको एनसीईआरटी से भी रहता है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। जब 1885 की जब आप पढ़िएगा तो कई ऐसे संकेत आपको मिल जाएंगे कि हमें 1885, देखिए उस समय में कांग्रेस पूछा जाए, कांग्रेस की स्थापना होती है, कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछेंगे तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को होता है। यही सब आपको कल पढ़ाई जाएगी। जो आपका जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का नाम क्यों पड़ा था, उसमें ब्रिटिश प्रांत कौन था, हमारे किसान थे, हमारे किसान राजनीतिक थे, आर्थिक थे, यह सभी जो उनमें मिल करके हमारे ये आंदोलन की एक छवि, उसमें हमारी भूमिका था। इसमें आपको उड़ीसा था, पंजाब था, सिंध था, पश्चिमी क्षेत्र थे, आपको सिंध थे, आपको असम थे, उड़ीसा थे और मध्य प्रांत का क्षेत्र, ये सभी हमारे कुल 11 प्रांत इसमें जो शामिल था। तो जिन प्रांतों के साथ में आपने उस चीजों को, इसमें अधिवेशन पढ़ेंगे, संगठन पढ़ेंगे, हमारी पृष्ठभूमि क्या थी, इन सभी मुद्दों की चर्चा हम लोग इस वीडियो में आपको एक एक करके आपको रेगुलर, आपको प्रत्येक दिन आपको एक एक नए आपको वीडियो लेकर आएंगे जो आपके लिए होगा। जैसे हम लोग इसके लिए पढ़ेंगे 1857 की विद्रोह जैसे पढ़े थे, उसे 28 दिसंबर 1885 कांग्रेस की स्थापना होती है। और ये पूछ लेंगे किसने किया था, तो पूछेंगे ए.ओ. होम ने किया था, आपको ए.ओ. होम ने किया था कांग्रेस की स्थापना। अगर पूछ दिया जाए कांग्रेस की स्थापना किसने किया था, ए.ओ. होम ने किया था। जब पूछा जाएगा कि कांग्रेस का, जब कांग्रेस का नाम, कांग्रेस का जो भारतीय संघ का नाम बदल के क्या किया था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, या किसने किया था, आपसे अगर पूछ दिया जाए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन नाम किसने किया था, तो ये दादा भाई नौरोजी, याद रखना है, दादा भाई नौरोजी ने इस बात की चर्चा किया था। अब देखिए सबसे पहले स्वराज के सबसे पहले इस बात को एक एक पॉइंट को आपको पढ़ाया जाएगा कि कांग्रेस ए.ओ. होम ने यह स्थापना किया था, याद रखना, ए.ओ. होम ने इस बात की चर्चा किया। और ये कहां के थे, स्कॉटलैंड का था। ये पूछेंगे, ये स्कॉटलैंड का व्यक्ति थे, स्कॉटलैंड का निवासी थे। हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है इसे, हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है इसे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक भी कहा जाता है। और इसकी जो हुआ था, पर पूछ दिया जाए कि इसकी स्थापना कब हुआ था, तो इस बातों की भी चर्चा रखना है कि हमें कब हुआ था, किस साल, अगर पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है। तो ये पूछेगा मुंबई का अगर पूछ दिया जाए, मुंबई के अगर हुआ था, मुंबई कहां पे, गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था, इन सभी प्रांतों को हमें पढ़ना है। ये सही विद्यार्थियों, इस चीज को हम लोग कल पूरे आपको एक एक पॉइंट आपको दिमाग में सेट कर देंगे। पढ़िएगा तो लेकिन हमें सीधे दिमाग में सेट होगी, आपको एकदम सेट कर लेना है। एग्जाम को सीधे आपको एक एक क्वेश्चन को लेके हमें एकदम इजी से इजी क्वेश्चन करना है, लगे कि हम पूरे एक एक क्वेश्चन पढ़ा, पूरे कंसेप्ट क्लियर है। और कंसेप्ट क्लियर करते हुए हम लोग पूरे इतिहास को पूरा एकदम उड़ा के देना है। तो आइए सक्सेस पॉइंट में आपको जल्द आपको दिखाते हैं कि यहाँ का बीपीएससी का रिजल्ट कैसा मिलता है। आप एक बार क्लास में जुड़ कर देखिए, आपकी देखिए एकदम लगे कि हम एक पढ़ रहे हैं, एकदम दिमाग में पूरे आपको सेट कर जाएगा।
आज यहीं तक। आप सभी विद्यार्थियों के लिए शुभ रात्रि। सभी विद्यार्थियों के लिए अपना अपना तैयारी में लगे रहें, जो आपकी रिजल्ट बेहतर हो जाए। जय हिंद, जय भारत।